इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या आएगी बच्चों? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आ गई, तो अपन कह सकते हैं देखो बच्चों कि फॉर दिस टाइप ऑफ सेल क्या करेंगे, डेल्टा जी विल बी पॉजिटिव। देखिए हमने बच्चों हेडिंग डाली है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ऊपर मैंने लिखा है रिवर्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। बेटा जिनको भी कोई दिक्कत है वापस बिना पूछे रिजॉइन कर लिया करो, है ना, कोई पूछने की जरूरत नहीं है, आराम से आप रिजॉइन कर लिया करें। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल देखिए, तो मैंने बोला ये देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमने क्या किया था, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में, यहाँ उल्टा कर रहे हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। यहाँ दोनों के दोनों इलेक्ट्रोड एक ही कंटेनर में, ठीक है, आ रही बात समझ में? एक चीज बताओ कि यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जबकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में होती थी बच्चों, बोलो होती थी ना। अब मुझे एक बात बताओ, ये NaCl में इलेक्ट्रिसिटी पास की है ना बेटा, जब हमने NaCl में इलेक्ट्रिसिटी पास की तो मुझे एक बात बताइए कि NaCl क्या हो गया, अपने आयंस में डिसोसिएट हो गया, इसको हमने नाम दिया इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन। तो देखो पॉजिटिव जो है उसको कैटाइन बोलते हैं, कैटाइन गया कैथोड की तरफ और एनाइन गया एनोड की तरफ, ये इतना समझ में आ गया। एक बात बताओ बच्चों, ये जो आपका है नेगेटिव वाला, जब ये एनोड की तरफ आया तो इसने यहाँ पे आके क्या रिलीज किए, इसने इलेक्ट्रॉन रिलीज किए बच्चों, बोलो, इसने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीज किए। अब मुझे बताओ कि ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ये ऐसे जाएंगे बाहर, बोलो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इधर से उधर मूव करेंगे कि नहीं करेंगे बच्चों, अरे बोलो, तो बोलो करंट इसके अपोजिट चलेगी क्या, वैसे बताओ करंट किधर चलती है, करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव चलती है क्या बच्चों, बोलो, अपन ऐसा कह सकते हैं, तो बेटा ऐसी चलेगी। तो मुझे बताओ मैं ऐसा कह सकता हूं कि एनोड ऐसा इलेक्ट्रोड है जिसमें करंट क्या कर रही है, इसमें करंट एंटर कर रही है, ठीक है ना, और कैथोड ऐसा इलेक्ट्रोड है जिसमें से करंट क्या हो रही है, करंट क्या हो रही है, एग्जिट कर रही है, बोलो ये समझ में आया, बोलो एनोड के अंदर तो जा रही है और कैथोड से निकल रही है, ये बात समझ में आई, बोलो। अब मुझे बताओ क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि जब एनोड पे इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुए, तो ये देखो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रोड्यूस हुए बच्चों, है ना, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, कैथोड के ऊपर गए, गए, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो आपका एनोड है ना, वो क्या हो गया बच्चों, वो प्रोवाइडर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया है क्या, बोलो, अपन ऐसा कह सकते हैं कि एनोड जो यहाँ पर है ये क्या है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, या अपन कह सकते हैं ये हमारे लिए क्या है, हमें इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करता है, और ऐसा भी बोल सकते हो ये इलेक्ट्रॉन पंप का काम करता है। ये लाइन बेटा बहुत काम आएगी आपकी, ये लाइन आपके बहुत काम आएगी। क्या इतना सबको समझ में आ गया, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का इतना मामला समझ में आ गया, मेरे हिसाब से सिंपल है, ऐसा पढ़ भी रखा हमने 9th 10th में, ठीक है, आगे चले बच्चों। अब देखो बच्चों सुनो, इलेक्ट्रॉन पंप हो गया ना बेटा, एक बार बता, एनोड पे इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे, एनोड पे इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे, तो ये हमें इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो एक तरह से ये पंप करते हैं इलेक्ट्रॉन को, किसी और को देते हैं। आप पंप के बजाय सोर्स याद रख लो, एनोड क्या है, एनोड है सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, ठीक है। अब देखो बच्चों सुनो, अब अपन हेडिंग डालते हैं क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, अपन पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव
एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है बेटा, अब इसको समझना, ये अगर आपने ढंग से समझ लिया तो समझ लो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये वाला पार्ट आपको आ गया। बस इतनी सी बात है इसके अंदर, ये छोटा सा पार्ट है। एक बात बताओ बच्चों, आप लोगों ने कभी पढ़ा है क्या इक्विवेलेंट वेट? बोलिए, एक आयन का इक्विवेलेंट वेट पढ़ा है? तो देखो बच्चों, आयन का इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, देखिए सुनिए, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, आयोनिक वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी। ठीक है ना, आयोनिक वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी। समझ में आ रही है बात? जैसे देखो बच्चों, अगर मान लीजिए मेरे पास Na प्लस है, ठीक है, तो बेटा मुझे बताओ Na प्लस का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे? सोडियम का एटॉमिक मास 23 होता है और चार्ज क्या बेटा इस पर 1 है। बोलो, अब देखो, अगर मैं मैग्नीशियम की बात करूं तो मैग्नीशियम का क्या हो जाएगा बच्चों? क्या आ जाएगा? आ जाएगा बच्चों, बोलो। अब बताओ, अगर मैं Al प्लस 3 की बात करूं, इसका क्या आएगा बताओ? इसका आएगा 27/3। ये बात समझ में आ रही? वेरी गुड। अब देखो बच्चों, जैसे सपोज मैं बात करूं Cl माइनस की, तो क्या आएगा? 35.5 डिवाइडेड बाई 1 आएगा। आएगा बच्चों, है ना? ये बात समझ में आ रही है? अब बताओ, अगर जैसे मैं ये बोलूं कि ऑक्साइड आयन का फाइंड आउट करना है बच्चों, तो बताओ इसका क्या आएगा? 16 डिवाइडेड बाई 2। इज इट क्लियर? ये बात सबको क्लियर हुई? आसान सी बात है। साक्षाचार्य, चार्ज जितना उसी से डिवाइड कर रहे हैं ना। नेगेटिव मास नेगेटिव में थोड़ी ना हो सकता है। अरे जैसे ऑक्सीजन पे चार्ज -2 है तो आप नीचे -2 मत लगा देना, मास नेगेटिव है क्या? मास तो नेगेटिव होता ही नहीं है। ठीक है ना बच्चों? बात समझ में आई? अब एक चीज बताओ, देखो आप बताओ, आप लोगों ने ऐसा पढ़ा था क्या कि चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन के चार्ज को आपने क्या बोला था बताओ? 1 मोल इलेक्ट्रॉन के चार्ज को आपने क्या बोला था? 1 फेराडे बोला था। 1 फेराडे या 96500 कूलम बोला था क्या? बोला था बच्चों, बोलो। अब मुझे एक चीज बताना, देखो अब मैं जो समझा रहा हूं ध्यान से सुनते जाना। बताओ, ये Na प्लस है, ठीक है, ये Na में कन्वर्ट हो गया बच्चों। देखिए, ये स्टोइकियोमेट्री में 1 मोल 1 मोल 1 मोल। मुझे बताओ, 1 फेराडे चार्ज से आपका बताओ क्या हुआ? 23 ग्राम सोडियम रिलीज हुआ क्या? 1 फेराडे चार्ज से 23 ग्राम सोडियम रिलीज हुआ क्या? बोलो बच्चों, ये बात सही है? अब बताओ, अगर मैं ऐसा बोलूं Mg+2, ये, तो बताइए, ये 1 मोल, ये 2 मोल, ये 1 मोल। आप मुझे एक चीज बताओ, यहां कितने फैराडे चार्ज यूज हुआ? कितने फैराडे चार्ज? 2 फेराडे चार्ज। देखो, मैं ऐसा बोलूंगा कि 2 फेराडे चार्ज से 4 ग्राम मैग्नीशियम रिलीज हुआ हुआ तो बताओ 1 फेराडे चार्ज से कितना रिलीज होगा? बोलो बच्चों, 12 ग्राम हो गया? हो गया। चलिए अब एक चीज और बताओ, ये Al+3 है, ऐसा लिख सकते हैं? देखो बच्चों, ये 1 मोल है,
ये 3 मोल ये है बच्चों। बताओ एल्यूमिनियम +3 को डिस्चार्ज करने में कितने मोल इलेक्ट्रॉन यूज आ रहे हैं? आ रहे 3 मोल। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि 3 फेराडे चार्ज 27 ग्राम एल्यूमिनियम डिपॉजिट कर रहा है। तो 1 फेराडे चार्ज क्या करेगा? बोलो ये करेगा। अब एक चीज बताओ बच्चों, देखो बताओ सोडियम का अभी थोड़ी देर पहले आपने इक्विवेलेंट वेट कितना लिखा, देखो ऊपर दिख रहा है आपको 23। और बताओ बेटा 1 फेराडे चार्ज ने नीचे कितना रिलीज किया है? 1 फेराडे चार्ज ने नीचे रिलीज कितना किया है? 23। अच्छा बताओ अब ऊपर देखो मैग्नीशियम का इक्विवेलेंट वेट बताओ 12। और बताओ 1 फेराडे चार्ज ने कितने ग्राम मैग्नीशियम रिलीज किया? 12 किया। अच्छा अब बताओ एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट वेट दिख रहा है ऊपर आपको? बताओ कितना दिख रहा है? 9 दिख रहा है। अब बताओ 1 फेराडे चार्ज ने कितना एल्यूमिनियम रिलीज किया? 9 रिलीज किया। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं बेटा, एक स्टेटमेंट सिंपल सा, कि 1 फेराडे चार्ज विल रिलीज मास ऑफ एन एलिमेंट इक्वल टू इट्स इक्वल टू इट्स इक्वल टू इट्स इक्विवेलेंट वेट। बोलो ये बात सही है क्या? अरे ये बात समझ में आई क्या बच्चों? ये स्टेटमेंट समझ में आया सबको? बेटा ये स्टेटमेंट 12th में आता है आपके, आपसे 12th में पूछते हैं कि आप प्रूव कीजिए कि 1 फेराडे चार्ज से किसी भी एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट मास के इक्वल मास रिलीज होता है। क्या ये सबको क्लियर है? देखो बेटा अपन इसको ऐसा कह सकते हैं, देखिए मैंने ऐसा बोला कि 1 फेराडे जो चार्ज है, ठीक है, 1 फेराडे चार्ज will release E gram of a substance। ध्यान दो बेटा ऊपर के एग्जाम्पल में सारे देखो, एल्यूमिनियम +3 का आपने इक्विवेलेंट वेट 9 निकाला और 1 फेराडे चार्ज से 9 ही आ रहा है। मैग्नीशियम का इक्विवेलेंट वेट आपने 12 निकाला और 1 फेराडे से 12 ही आ रहा है। तो एक बार बताओ क्या मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि 9650 कूलम्ब चार्ज विल रिलीज। 1 फेराडे में कितने गुलाम होते हैं बच्चों? इतने ही होते हैं क्या? इतने होते हैं 96500? बोलो। तो अपन बोल सकते हैं ये वाली बात वापस। तो मुझे बताओ कि 1 कूलम्ब चार्ज कितना रिलीज करेगा? फिर ये रिलीज करेगा, ये करेगा क्या? E/96500। लक्षिता यादव समझ में आया आपको? लक्षिता यादव, चलिए एक बात बताइए, बोलो एक बात बताओ बच्चों। देखो मेरे पास एक आइन है Ag+, एक आइन है Copper+2 और एक आइन है Al+3। ठीक है बेटा, अब मुझे बताओ मैं ऐसा कह सकता हूं कि रिक्वायर्ड फॉर 1 मोल। बताओ इसके लिए 1 फेराडे, इसके लिए 2 फेराडे, इसके लिए 3 फेराडे। देखो बहुत ही सिंपल है, आप क्या करो, इनके ऊपर जो चार्ज दिख रहा है ना वो देख लो आप। एजी पे चार्ज कितना दिख रहा है? एजी पे चार्ज कितना दिख रहा है? 1, तो 1 फेराडे। Copper+2 पे चार्ज 2 दिख रहा है तो 2 फेराडे। और एल्यूमिनियम +3 पे 3 दिख रहा है तो 3 फेराडे। अब बताओ इसके 1 मोल के लिए कितना चाहिएगा? प्लेटिनम +4 के लिए 4 फेराडे चाहिएगा। पहले ये समझ में आया सबको? बहुत सिंपल सी बात है बेटा, जो चार्ज ऊपर दिख रहा है ना उसके अकॉर्डिंग बात कर लेंगे। अब मुझे बताओ अगर
मान लो ये तो हमने क्या बोला कि कितना मास रिलीज करवा रहे हैं बच्चों, कितना मोल सबका, सबके 1 मोल रिलीज हो रहे हैं ना इतने इतने चार्ज से, रेस्पेक्टिव चार्ज से। बोलो अब बताओ, अगर मान लो मैं कहता कि फ्रॉम 1 फैराडे चार्ज, तो बोलो 1/1, 1/2, 1/3 एंड 1/4। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? क्या 1 फैराडे चार्ज से एजी का 1 मोल ही रिलीज होगा? आप मुझे बताओ, कॉपर +2 में ध्यान दीजिए, 2 फैराडे से 1 मोल रिलीज हुआ, तो 1 फैराडे से कितना रिलीज हुआ? बेटा आप इधर देखो, ये देखो, ये ध्यान दीजिए, देखो ये 3 मोल है और ये 1 मोल है, ये मैं कह सकता हूं 3 फैराडे। तो 3 फैराडे से 1 मोल रिलीज हो रहा है, तो 1 फैराडे से कितना रिलीज हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा ना? बोलो, आ गया समझ में? ये पिक्चर समझ में आई क्या? ये ऐसा क्वेश्चन आता है कि व्हेन 1 फैराडे चार्ज इज पास्ड, है ना, इन द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट्स, देन द रेशियो ऑफ मोल्स। अब इनका रेशियो आप निकाल सकते हो, रेशियो आप निकाल लोगे? बोलो, समझ में आ गया? चलिए अब बताओ बच्चों, जैसे मेरे पास हाँ बच्चों, मेरे पास 1 मोल MnO4- है, ठीक है, इसको Mn+2 में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो आपको बताना है क्या? आपको बताना है इसका रिक्वायर्ड चार्ज इन फैराडे एंड कूलॉम। बताओ बच्चों। वेरी गुड अमीशा जैन, वेरी गुड नैना मदान, बहुत बढ़िया। ये वैसे याद है क्या? ये मैंने लास्ट ईयर 11th में बहुत पहले करवाया था। देखो बेटा कैसे करेंगे, देखो इसको समझो आप। इसको करने के लिए क्या करना है, ध्यान दो, समझो क्या करेंगे। देखो यहां अगर आप MnO4- को देखो और ये Mn+2 को देखो, तो बैलेंसिंग आपने सीखी होगी, है ना बेटा? तो बताइए, इधर आपके MnO4 साइड 4 ऑक्सीजन है, तो इधर 4 मोल्स ऑफ वाटर ऐड किया। वेरी गुड प्रियांशी अरोड़ा, बहुत बढ़िया बेटा। बोलो 4 मोल वाटर ऐड किए। ऐसा करते हाइड्रोजन इम्बैलेंस होगी, चेक करो। तो 8H+। बोलो कुणाल हर्ष, बहुत बढ़िया। अब देखो बच्चों, इधर जो चार्ज है वो आ रहा है +7, इधर चार्ज आ रहा है +2। बोलो +7 और +2 में कितने का डिफरेंस है? 5 का डिफरेंस है बच्चों? +7 और +2 में 5 का डिफरेंस है, और जिस साइड चार्ज ज्यादा होता है उसी साइड जोड़ते हैं अपन, ठीक है बेटा? बोलो, तो इधर क्या जोड़ेंगे? 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे। बोलो बोलो, अब बताओ चार्ज क्या हो गया? 5 फैराडे या 5 × 9650 गुलाम। आ गया? आ गया बच्चों? ये आपके नीट में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा। इसको आप वैसे भी कर सकते थे, देखो क्या, अगर आपने रिडॉक्स पढ़ा है तो यहां मैग्नीज +7 में, यहां मैग्नीज +2 में, +7 और +2 डिफरेंस कितने का आ गया? 5 का डिफरेंस आ गया। क्या ये क्लियर है बच्चों? क्या ये क्लियर है? अब बताओ, अगर मैं
आपसे ये पूछूं कि 1 मोल डाइक्रोमेट आयन को Cr+3 में कन्वर्ट करना है, तो आपको क्या बताना है? रिक्वायर्ड चार्ज बताओ बच्चों। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जो भी जिसका भी आंसर 6 फैराडे है वो सभी बहुत बढ़िया कर रहे हैं। जिसका भी आंसर 6 फैराडे है वो बहुत बढ़िया बच्चों। और जो 3 फैराडे कर रहे हैं वो जल्दबाजी कर रहे हैं, उन्होंने इक्वेशन बैलेंस की नहीं, उन्होंने इक्वेशन बैलेंस नहीं की, आंसर गलत निकाल रहे हो। बेटा आराम से किया करो, जल्दबाजी मत किया करो, ठीक है? देखो ये बेटा है। अब मुझे बताओ, क्या दोनों तरफ क्रोमियम बैलेंस है क्या? क्या दोनों तरफ क्रोमियम बैलेंस है क्या? तो फिर आप 3 फैराडे क्यों बोल रहे हो? देखो पहले मैंने क्रोमियम बैलेंस किया, अब देखो बेटा क्या करेंगे, इधर 7 ऑक्सीजन, तो यहां मैंने 7H2 लगाया, है ना? बेटा ये बैलेंसिंग तो पढ़ी है यार, बैलेंसिंग तो आपने पढ़ी है, ये तो रिडॉक्स में आपको पढ़ाया जाता है। अब देखो ये हो गया 14H+, ठीक है? इधर चार्ज देखो टोटल कितना आ रहा है, +12। इधर कितना आ रहा है, +6। डिफरेंस कितने का आ रहा है, 6 का। आ गया समझ में? बोलो, तो बताओ चार्ज क्या हो गया? 6 फैराडे आ गया। बोलो, चार्ज 6 फैराडे आ गया क्या? तो बेटा जब भी ऐसे क्वेश्चनों का आंसर निकालना है उसमें आप पहले उसको बैलेंस करें, बैलेंस करके करना, जल्दबाजी में नहीं करना, ठीक है? चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन बताओ कि 1 मोल Fe3O4 को Fe2O3 में कन्वर्ट करना है, रिक्वायर्ड चार्ज इन फैराडे बताओ। 1 मोल Fe3O4 को, तो बच्चों जब भी ऐसे क्वेश्चन करना है क्या करेंगे, जब भी ऐसे क्वेश्चन करना है क्या करेंगे, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। तो पहले इक्वेशन बैलेंस करो बच्चों। देखो ये दिख रहा है? अब देखो बच्चों, आयरन दोनों तरफ ही बैलेंस नहीं है, एक तरफ 3 है एक तरफ 2 है ना? तो इसके आगे तो लगा दो 2, इसके आगे लगा दो 3। लगा दिया? लगा दिया। अब देखो बेटा, ऑक्सीजन देखो, एक तरफ होगी 8 ऑक्सीजन, है ना? और एक तरफ होगी 9 ऑक्सीजन। तो इधर मैं क्या करूंगा, H2O लगा दूंगा, लगा दूंगा। अब हाइड्रोजन ही बैलेंस होगी, हाइड्रोजन जैसे ही बैलेंस हुई, बोलो क्या करेंगे, हमें यहाँ पर क्या लगाने पड़ेंगे, इधर 2H+ लगाने पड़ेंगे। बोलो बच्चों, 2H+ लगाएंगे और फिर 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे। अब मोस्ट ऑफ स्टूडेंट ने आंसर 2 फैराडे दिया है, वो गलत कर रहे हैं। बेटा देखो Fe3O4 के 2 मोल हैं, इसके 2 मोल हैं, 2 मोल के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 1 मोल के लिए पूछा है क्वेश्चन, देखो ऊपर क्वेश्चन में देखो भाई। अभी इतनी छोटी छोटी गलतियां करते हो अब आप लोग, देख लो फिर पेपर में मार्क्स आपके कैसे आएंगे बताइए? तो बताइए, 1 मोल Fe3O4 के लिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन या 1 फैराडे, ये बात समझ आएगी? क्या ये कंसेप्ट समझ आया आप लोगों को? बेटा इस क्वेश्चन में आपको 1 मोल बोला था, चेक करो,
और बैलेंस इक्वेशन में Fe3O4 के 2 मोल आ रहे हैं। तो आपने जो निकाला वो तो 2 मोल के लिए निकाला, और पूछा इसने कितने के लिए बेटा? 1 मोल के लिए पूछा ना, तो थोड़ा चेक तो करो। चलो अब देखो बेटा, एक सिंपल सा एक क्वेश्चन करवाता हूं मैं आपको। देखिए, कैलकुलेट रिक्वायर्ड चार्ज फॉर द रिडक्शन ऑफ ये बेटा मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, ठीक है? ये बेटा ये क्वेश्चन आपका पहले कभी जेई में आया था, और इसके बाद ये क्वेश्चन आपका आ गया था आपके नीट में भी आ चुका है ये। अब इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे? ठीक है, सबसे पहले देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को मैं समझाता हूं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, समझे? देखो बेटा, इसको बोलते हैं नाइट्रोबेंजीन, और इसको बोलते हैं एनिलीन। ठीक है बेटा, नाइट्रोबेंजीन एनिलीन, ठीक है? देखो बेटा, ये है नाइट्रोबेंजीन, ठीक है, और ये है एनिलीन, ठीक है? अब नाइट्रोबेंजीन का मॉलिक्यूलर वेट निकाल लो। तो बेटा जब नाइट्रोबेंजीन का मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे तो इसका इतना आ रहा है, ठीक है? सबसे पहले जब भी चार्ज का क्वेश्चन करना है, क्या कॉन्सेप्ट लगाना है? चार्ज का क्वेश्चन करना है, क्या कॉन्सेप्ट लगाना है बेटा? क्या कॉन्सेप्ट लगाना है? बैलेंस करेंगे, बैलेंस करके ही आगे जाना है बेटा। देखो, दोनों तरफ C6H5 तो बैलेंस है, नाइट्रोजन भी बैलेंस है। तो आपने बैलेंसिंग में सीखा था कि सबसे पहले अपने को एलिमेंट्स अदर देन हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस करने। अगर ये बैलेंस है तो फिर किसको बैलेंस करते हैं बच्चों? ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए अपन क्या करते हैं? ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं बच्चों? ऑक्सीजन डेफिशिएंट साइड में वाटर के मॉलिक्यूल ऐड करते हैं। तो बेटा देखो, नाइट्रोबेंजीन की ओर 2 ऑक्सीजन है, तो मैं इधर क्या करूं? 2H2 ऐड कर दूं। 2H2, वेरी गुड सिमरन चुग, 2H2 ऐड कर दिया। ऐसा करते ही देखो बेटा, अब एनिलीन की साइड आपके C6H5 को छोड़ देना। देखो, 2H तो ये हो गए और 4H ये हो गए बच्चों। तो टोटल मुझे क्या करना पड़ेगा? इधर 6H प्लस ऐड करने पड़ेंगे क्या? इधर 6H प्लस ऐड करने पड़ेंगे, बोलो, करने पड़ेंगे क्या? अब बताओ, चार्ज बैलेंस करने के लिए ऐसा करूंगा, बोलो ये बात समझ आई? तो मुझे बताओ, इसके 1 मोल के लिए कितने चार्ज की रिक्वायरमेंट हुई? पहले बताओ, इसके 1 मोल के लिए कितने चार्ज की रिक्वायरमेंट हुई? 6 फैराडे की, पक्का कंफर्म? आप मुझे बताओ, 1 मोल का मतलब कितना मास?
नाइट्रोबेंजीन के 1 मोल का मास देखो स्क्रीन पे लिखा हुआ है ना। तो बेटा इसके लिए इतनी जरूरत पड़ी, तो बताओ इसके लिए कितनी जरूरत पड़ेगी? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? बोलो। हमें तो 12.3 ग्राम को रिड्यूस करना है बच्चों, है ना। अब एक चीज बताओ, ये तब होता जब एफिशिएंसी क्या होती? एफिशिएंसी क्या होती बच्चों? 100% होती। लेकिन एफिशिएंसी कितनी है? एफिशिएंसी कितनी है? 50% है। अच्छा ये एफिशिएंसी समझते हैं आप? देखो जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी खरीदने गए। वेरी गुड लक्षिता यादव, बहुत बढ़िया। आप गाड़ी खरीदने गए तो उस कंपनी वाले ने बोला कि हमारी गाड़ी का एवरेज है वो 20 का आता है साहब, ठीक है। और जब हमने उस गाड़ी को यूज किया तो उसका एवरेज आ रहा है 15। तो बोलो इसका आप कैसे निकालोगे? इसका आप कैसे निकालोगे एफिशिएंसी? 15 अपॉन, बोलो 15 अपॉन 20 करेंगे, है ना बच्चों। तो अब मुझे बताओ, देखो एफिशिएंसी का मतलब क्या है? अगर मैं एफिशिएंसी का मतलब आपसे बोलूं तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि एफिशिएंसी बहुत सिंपल सी बात होगी, क्या कि रियल डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल। बोलो ये बनेगा क्या एफिशिएंसी का फॉर्मूला? रियल में आपकी गाड़ी 15 का एवरेज दे रही है और कंपनी वाले क्लेम कर रहे थे कि नहीं भैया 20 का देगी। तो आप ऐसे निकालोगे ना 15 अपॉन 20 इंटू 100। बोलो बोलो। अब बताओ ये 50% है, तो रियल में तो आपको चार्ज इतना ही चाहिए, ठीक है। बट आपको जो अब चार्ज निकालना है, बोलो कितना आएगा चार्ज? इसको सोल्व करेंगे तो क्यू कितना चाहिएगा? 1.2 फेराडे। 50% का मतलब समझ आया क्या? आप इसको ऐसे समझो, उसमें से 100, मान लीजिए 100 फेराडे चार्ज निकला, लेकिन काम कितना आ रहा है सिर्फ उसका 50%। अरे काम तो 50% ही आ रहा है ना, ऊपर क्वेश्चन में देखो, है ना। बोलो। अच्छा पुलकित जसूजा, तुझे समझ में आया तूने जो गलत किया? पुलकित जसूजा, तूने तो 0.3 फेराडे निकाल दिया था। पुलकित जसूजा, समझ में आया तेरे को या नहीं आया? तो बेटा चार्ज आ गया। अरे ये चार्ज समझ में आया क्या? 1.2 फेराडे क्यों हुआ? किसी को ये तो नहीं लग रहा है कि 0.3 फेराडे होना चाहिए? किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा? कोई बच्चा है क्या? अब बताओ, चार्ज हमारे पास आया 1.2 फेराडे, तो मैं ऐसा कह सकता हूं? ऐसा कह सकते हैं? अब बताओ, आपने फिजिक्स में फॉर्मूला पढ़ा होगा, एनर्जी होती है क्यूवी। बोलो। तो 1.2 इंटू 9650, वोल्टेज डिफरेंस आपको 2.5 बोला था, डिवाइडेड बाई 1000 कर देंगे। कर देंगे तो ये लगभग लगभग 290 किलो जूल के आसपास आएगा। ऐसे क्वेश्चन बेटा एग्जाम में आते हैं, ध्यान रख लेना। आपके एनसीईआरटी में 4-5 क्वेश्चन दिए हैं ऐसे। किसी को डाउट है तो बोलो। किसी को डाउट है क्या? एनी डाउट? पुलकित जसूजा, मुझे आंसर किलो जूल में निकालना था, इसलिए मैंने डिवाइडेड बाई 1000 कर दिया बेटा, ठीक है। डिवाइडेड बाई 1000 इसलिए किया क्योंकि आंसर मुझे किलो जूल में निकालना है। चलिए बच्चों आगे। अब देखो बच्चों एक बात सुनो, आपने 9th-10th में एक फॉर्मूला पढ़ा था क्या? I इक्वल्स टू क्यू बाई टी।
पढ़ा था क्या? है ना? ये वाला फॉर्मूला अगर आपको आता है ना बेटा, इस एक फॉर्मूले से पूरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल सोल होगा आपका, पूरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल सोल होगा। बाकी किसी भी फॉर्मूले को लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, ये Q इक्वल्स टू आई टी वाला अगर फॉर्मूला आपने लर्न कर लिया तो आपको सब कुछ आ जाएगा। चलिए मैं रूल पढ़ाता हूं आपको, है ना? बट अपन इसी फॉर्मूले को यूज लेंगे, Q इक्वल्स टू आई टी को। देखो बच्चों सुनो, सबसे पहले फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है बेटा, आप मुझे एक बात बताओ, जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो तो क्या करते हो बच्चों, बताओ? आपने देखिए इस तरह से दो इलेक्ट्रोड लगाए, बैटरी से इसमें क्या की, आप करंट पास कर रहे हैं। करंट पास करेंगे बेटा कुछ डेफिनेट टाइम के लिए, बोलो इसमें करंट पास कर रहे हैं ना? तो बेटा करंट अगर आप डेफिनेट टाइम के लिए पास कर रहे हो तो आप क्या पास कर रहे हो, एक तरह से चार्ज पास कर रहे हो क्या उसमें से? बोलो बच्चों, बोलो। अब देखो बच्चों, अपन क्या करेंगे कि मास या वेट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, वेट ऑफ सब्सटेंस विच इज डिपॉजिटेड, ठीक है, तो मैंने W बोल दिया, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज विच इज पास्ड थ्रू इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, आप जितने टाइम तक इससे चार्ज पास करोगे तो बेटा उतने ही टाइम इलेक्ट्रोलाइसिस चलेगा ना? ये बात समझ में आई? जितने टाइम तक आप इसमें से करंट पास करेंगे या चार्ज पास करेंगे उतने ही टाइम इलेक्ट्रोलाइसिस चलेगा और उतना ही मास आपका ऑब्टेन होगा ना? बोलो बच्चों, एक आपने मान लीजिए 2 एम्पियर की करंट 10 मिनट के लिए चलाई और एक आपने 2 एम्पियर की करंट 20 मिनट्स के लिए चलाई, तो बताओ कहां पर ज्यादा मास डिपॉजिट होगा? कहां पर मास ज्यादा डिपॉजिट होगा? 20 मिनट वाले में होगा ना? तो बेटा अब देखो, हमने ये लिखा, देखो W प्रोपोर्शनल टू Q, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा, Z आ गया। बेटा इस Z को अपन नाम देते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इसकी डेफिनेशन आपकी 12th में आती है, इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं बच्चों? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, अच्छा क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, Z आ गया W/Q आ गया, तो अगर मैं बोलूं Q मान लो 1 कूलाम हो तो बोलो Z किसके इक्वल आ गया? W के इक्वल आ गया, आ जाएगा बच्चों? बोलो। तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि वो मास या वो वेट ऑफ सब्सटेंस जो 1 कूलाम चार्ज से रिलीज होता है ना? क्या वेट ऑफ ए सब्सटेंस which is released by 1 coulomb charge is known as electrochemical equivalent। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ये बात सुनाई? अच्छा बताओ 1 कूलाम चार्ज से कितना मास रिलीज होगा, कौन बताएगा? 1 कूलाम चार्ज से कितना मास रिलीज होगा? आज ही पढ़ाया मैंने।
1 कूलाम चार्ज से, मैंने 1 कूलाम चार्ज बोला बच्चों, 1 कूलाम चार्ज आज ही पढ़ाया है। देखो यहाँ पे, अब आपके स्क्रीन पे देखो, दिख रहा है, दिख रहा है। 1 कूलाम चार्ज विल रिलीज E अपॉन 96500, पढ़ाया ना। तो बताओ जेड की वैल्यू फिर अपन कह सकते हैं, जेड बोलो, अपन कह सकते हैं बच्चों E अपॉन 9650, क्या सही है? कह सकते हैं क्या जेड की वैल्यू? बोलो बच्चों, जेड फिर यही हुआ। अब देखिए बच्चों, हमारे पास देखो फॉर्मूला क्या आया था। हमारे पास फॉर्मूला आया बेटा जेड क्यू, जेड की जगह लिख सकते हैं अपन E 9650 इंटू क्यू, या ये लिख सकते हैं IT। ये फॉर्मूला समझ में आए? ये बेटा फॉर्मूला समझ में आया फैराडे के फर्स्ट रूल का? इन फॉर्मूला में कोई डाउट है? तो अब देखो बच्चों सुनो, देखो इसमें W क्या है? मास ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, वो अपन ग्राम में लेंगे, ठीक है। Z मैंने आपको पढ़ाया ही था, क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ध्यान रखना, आपके इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की डेफिनेशन 12th में बहुत आती है। Q क्या है? चार्ज, वो है कूलाम में, ठीक है बच्चों। फिर E क्या है? इक्विवेलेंट वेट ऑफ रिलीज सब्सटेंस, ठीक है। फिर I क्या है? करंट है एम्पियर में, ठीक है। और T क्या है? टाइम है सेकंड में। अब देखो बच्चों, ये वाला जो फॉर्मूला है ना, देखो 12th में तो आपको बोर्ड में तो लिखना पड़ेगा, बट मैं इस बिना फॉर्मूले को यूज किए हुए सारी न्यूमेरिकल कराऊंगा आपको। और हमें जो यूज करना है वो कौन सा करना है फॉर्मूला? एकदम नन्ना मुन्ना सा फॉर्मूला है हमारा, कौन सा? इस फॉर्मूले से यूज करेंगे अपन, Q इक्वल्स टू IT। अपन सारे न्यूमेरिकल, क्यों? क्योंकि मुझे ये पता है कि इक्विवेलेंट वेट बहुत से बच्चों को आता ही नहीं है ना, वो बहुत कंफ्यूज होते हैं इक्विवेलेंट वेट में। तो अपन इस फॉर्मूले को यूज नहीं करेंगे, है ना। अगर आप सीधे कंपटीशन देते तो मैं आपको ये कहता कि इस फॉर्मूले को याद नहीं करना है, लेकिन आपको पहले 12th देनी है, इसलिए इस फॉर्मूले को याद करना है, ठीक है। अब देखो बच्चों सुनो, अब मैं लेता हूं फैराडेज सेकंड लॉ, ठीक है। वो अपन ले रहे हैं बच्चों फैराडेज का सेकंड लॉ। इसको समझो, ये भी बहुत आसान है। देखो बेटा, मैंने 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लिए, ठीक है। इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को मैंने क्या किया, एक ही बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो मुझे एक बात बताओ बच्चों, आप लोगों ने 9th-10th में पढ़ा होगा ना, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ा है ना बच्चों? और अभी 12th में भी पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे ना? आप मुझे बताओ, क्या दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या सेम करंट का फ्लो हो रहा है क्या? दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में सेम करंट का फ्लो सेम टाइम के लिए हो रहा है क्या? बोलो। अरे बैटरी तो वही है ना बच्चों, बैटरी तो कॉमन है ना, बैटरी तो कॉमन है। तो सिमिलर करंट सिमिलर टाइम के लिए जा रही है क्या? सिमिलर करंट सिमिलर टाइम के लिए जा रही है क्या? दोनों में सिमिलर करंट सिमिलर टाइम के लिए जा रही है क्या? मान लो इसमें सब्सटेंस ए रिलीज हुआ, इसमें सब्सटेंस बी रिलीज हुआ। अब देखो बच्चों सुनो, मैं कह सकता हूं सिमिलर करंट
फॉर सिमिलर टाइम। ठीक है, तो क्या मैं ये भी कह सकता हूं कि Q क्या हो गया, Q कांस्टेंट हो गया बच्चों, Q कांस्टेंट हो गया। तो ये समझ में आया Q कांस्टेंट क्यों लिखा। तो बच्चों आपका देखो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला ये था, ये फॉर्मूला है। यहां से ये चीजें तो देखो कांस्टेंट हो गई, हो गई। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। बोलो, बोल सकते हैं बोलो बच्चों, बोलो। अरे ये समझ में आया। यहां से देखो, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि W बाई ई कॉन्स्टेंट आ गया, W बाई ई कॉन्स्टेंट आ गया, आ गया क्या, ऐसा बोल सकते हैं बच्चों। हाँ, तो पुलकित जसूजा मैंने क्यू कांस्टेंट लिखा है ना ऊपर, तभी तो पॉसिबल कर रहा हूं यार। अब बेटा मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, बोलो ऐसा लिख सकता हूं, क्योंकि कांस्टेंट है तो वो तो सबके लिए इक्वल ही रहेगा रेशियो। अच्छा, ये W अपॉन ई, ये क्या है बच्चों, कौन बताएगा W अपॉन ई, W अपॉन ई क्या है। वेट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, वेट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। जतिन चौरड़िया, नीना मदान, अरे ये ग्राम इक्विवेलेंट होते हैं, ये ग्राम इक्विवेलेंट है। तो याद करो, एक तरह से ये क्या आ गया, ये ग्राम इक्विवेलेंट आ गया, लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, है ना। तो आप ऐसा कह सकते हो, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बी, है ना। बेटा अगर आपको ग्राम इक्विवेलेंट के क्वेश्चन नहीं आते ना, तो बेटा दिक्कत हो सकती है आपको फिजिकल में। मैंने मोल कंसेप्ट के कुछ वीडियो में ना ग्राम इक्विवेलेंट के बहुत सारे क्वेश्चन करवा रखे हैं, आप उनको देख लें। तो बेटा ये मैंने 2 रूल पढ़ाए आपको, ठीक है ना। अब देखो 12th में इन रूल से क्वेश्चन आता है आपका, ठीक है। तो अगर सीधा स्टेटमेंट आएगा